नेपाल में सुशीला कार्की के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। कुछ युवा संगठन सुशीला कार्की के नाम पर सहमत नहीं हो रहे हैं और ऐसे में अब कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया गया है। कुलमान घिसिंग नेपाल में लाइटमैन के तौर पर उनकी पहचान है। नेपाल के विद्युतीकरण और नेपाल में जो बिजली की संकट समस्या थी उससे निजात दिलाने में नेपाल के लोगों को इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है और ऐसे में अब जो कुलमान घिसिंग हैं उनका नाम भी आगे आ गया है। तो जो अंतरिम सरकार बनेगी उस अंतरिम सरकार की कमान किसके हाथ में? अभी तक तो नाम सुशीला कार्की का आगे चल रहा था, लेकिन सुशीला कार्की को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि कल हमने देखा था कैसे देर शाम तक बलिन शाह की तरफ से भी सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जता दी गई थी और अब कुलमान घिसिंग का नाम भी आगे बढ़ रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। काठमांडू से हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं जगविंदर पटियाल से। जगविंदर, ये जो आगजनी हिंसा की चपेट में नेपाल आया उसके बाद दशकों नेपाल पीछे चला गया है, लेकिन अब सवाल नेपाल के भविष्य को लेकर है और सबसे महत्वपूर्ण यही किस तरीके की सियासी हलचल चल रही है वहां पर। अंतरिम सरकार बने इसको लेकर जो कवायद चल रही है और अंतिम सरकार जो बने उसकी कमान किसके हाथ में जाए, इसको लेकर जो नाम सामने आ रहे हैं उस पर क्या है पूरा अपडेट जगविंदर पटियाल? देखिए रोमाना, हिंसा जरूर थम गई है लेकिन राजनीतिक संकट अभी भी बरकरार है। सुशीला कार्की के नाम पर एक सहमति बनती हुई दिखी थी, लेकिन बाकी के जो जितने भी घटक दल थे उन्होंने उस पर सहमति नहीं जताई। बालन शाह को लेकर जो युवा ब्रिगेड है वो उनका नाम आगे बढ़ा रही है, काठमांडू के मेयर हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सहमति नहीं जताई जा रही है और कहा यह भी जा रहा है कि बालन शाह खुद भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं कि इन स्थितियों में अंतरिम सरकार की कमान को वो संभालें, क्योंकि उनके लिए चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। और मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का आप हाल देखिए, क्या हाल है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये हाल होगा तो आप सोच लीजिए कि बाकी आम जगहों पर किस तरह से आगजनी और हिंसा हुई होगी। सुप्रीम का जो है ना सर्वोच्च लिखा है और न्यायालय गायब है। तो कुल मिला के ये भी एक बड़ी चुनौती है कि यहाँ पर जितने भी केसेस थे उन केसेस को लेकर अब क्या होगा आगे। अटॉर्नी जनरल का बगल में ऑफिस है, वहाँ से 100 हार्ड डिस्क गायब पाई गई हैं। अभी मेरी डिप्टी अटॉर्नी जनरल संजीव से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 100 हार्ड डिस्क को सीपीयू से निकाला गया है। ये वाहन देखिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर जितने भी जले हुए पड़े हैं, ये सब जिस टाइम युवा ब्रिगेड ने अपना आंदोलन तेज किया था उस वक्त रोमाना ये सब नुकसान हुआ है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, पीएमओ ले लीजिए, राष्ट्रपति भवन ले लीजिए, संसद ले लीजिए, सब जगह पर इसी तरह का नुकसान और हिंसा है। 14,000 से ज्यादा कैदी अलग अलग जेलों से भाग गए हैं, ऐसा आर्मी का कहना है। एक तरफ राजनीतिक संकट, दूसरी तरफ पैसे का संकट, तीसरी तरफ बेरोजगारी, चौथी आगजनी और हिंसा में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कैसे होगी। तो मुझे लगता है कि संकट के बादल चारों तरफ से नेपाल के ऊपर से गरज रहे हैं। संकट में घिरा हुआ नेपाल, फिलहाल आगे का रास्ता क्या होगा इसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल बता रहे हैं। लेकिन जगविंदर, जो डेवलपमेंट्स को लेकर सुबह बीरेंद्र से जो हमारे सहयोगी उनसे बात हो रही थी, उनका कहना था कि आज राष्ट्रपति का संबोधन होना है। तो राष्ट्रपति का संबोधन अभी तक हुआ नहीं है, इंतजार वही अंतरिम सरकार की कमान किसके हाथ में दी जाए इसी का हो रहा है, उस पर सहमति बन जाए, उसी के बाद राष्ट्रपति का ये संबोधन होगा। और क्या माना जाए कि राष्ट्रपति का संबोधन मतलब आपातकाल की घोषणा नेपाल में कर दी जाएगी? जगविंदर पटियाल, देखिए जिस तरह का संकट बना हुआ है उससे तो यही लगता है कि कोई चारा ही नहीं बचा है। किसी की कमान के नीचे काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसी को किसी की किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, किसी को किसी उसकी आदत से प्रॉब्लम है, किसी को पार्टी से प्रॉब्लम है। यानी इस तरह की कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर इनको नहीं ला पा रही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो आप राष्ट्रपति के संबोधन की बात कर रहे थे, तो एक चर्चा ये भी है कि आर्मी की कस्टडी में है। एक तरह से आर्मी ने आरोप ये लगाया जा रहा है कि उनको बंधक बना लिया राष्ट्रपति को, तो जो भी उनका संदेश होगा उस पर गौर न किया जाए। तो इस तरह की अगर बातें संदेश से पहले आने लग जाती हैं तो देखिए आप विश्वास की कितनी कमी है। नेपाल में असल प्रॉब्लम ये हो गया है कि कौन किस पे विश्वास करे, कौन किसको आगे लगाए, यही तय नहीं हो पा रहा है। एक धड़ा सहमत होता है तो दूसरा नहीं होता है, सेना दूसरे से वार्ता करती है तो तीसरा जो पहले वाले पे ऑब्जेक्शन उठाने लगता है। जिस तरह की छोटी छोटी बातें चल रही हैं और जिस तरह का संकट यहाँ बरकरार हुआ है, उसे देखकर मुझे लगता है कि राष्ट्रपति के भाषण में भी जो वो संबोधन देने वाले हैं उसमें भी पता नहीं क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं, लेकिन ये अंदेशा जताया जा रहा है कि आपातकालीन स्थिति लागू ना की जाए, इमरजेंसी लागू ना की जाए, इसीलिए
ये भाषण जो है लेट भी हो सकता है, या ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो तो सेना के पास है इसलिए कोई भी भाषण हो सकता है वहाँ से। मार्शल लॉ अगर लगता है इमरजेंसी में तो जाहिर सी बात है कि उसका युवा ब्रिगेड फिर विरोध करेगी। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति साफ नहीं है। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि संकट के बादल नेपाल के ऊपर हर तरफ से मंडरा रहे हैं। इन बादलों को बारिश के रूप में बरसने में अभी टाइम लगेगा, यानी फैसले होने में अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल। और ऐसे में सवाल ये कि जिस तरीके की हिंसा हुई है नेपाल में, उसके निशान, वो निशान अब वक्त के साथ और खुलकर सामने आ रहे होंगे। आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी जो हिंसा हुई है, जरा अगर उसकी तस्वीरें दिखाएं और नुकसान जितना नेपाल को हुआ है इस दौरान, उसका ब्यौरा। जगविंदर, देखिए, हिंसा की तस्वीर तो हर तरफ नजर आ रही है, किसी भी सड़क पर चले जाइए आप। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जैसे आर्मी ने मोर्चा संभाला है सड़कों पर, आपको देखिए उस तरफ दिखाता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के आगे खड़ा हूँ, उस तरफ आर्मी ने नाकेबंदी कर रखी है। किसी भी आदमी को जो मीडिया या किसी भी सरकारी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ नहीं है या साफ सफाई के काम में नहीं लगा हुआ, उसको नहीं आने दिया जा रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का हाल देख लीजिए आप। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी साफ सफाई का काम चल रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस में अभी बिल्डिंग को साफ किया गया है और वहाँ पर जो जो रिकॉर्ड गायब हैं उन तमाम रिकॉर्ड्स के बारे में पड़ताल की जा रही है। सर्वर पर ये ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार कौन कौन से रिकॉर्ड गायब हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, जो मेरा तजर्बा है रोमाना, मैं इतना बता दूँ कि बेशक ये दफ्तर चालू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत ज़रूरी मुकदमों से जुड़े हुए दस्तावेज गायब मिलेंगे। जिस तरह की आगजनी हुई है, इन रिकॉर्ड की फाइलों को मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा करना तो छोड़िए आप, मतलब इनको ढूंढना और देखना और कौन कौन से केस थे, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। और इसीलिए डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने एक बात और कही मुझे अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि शायद इसमें हमें लगता है कि कोई साजिशन हुआ होगा, क्योंकि सीपीयू से हार्ड डिस्क गायब हो जाना और फिर सीपीयू को जलाया जाना, हार्ड डिस्क गायब है उसमें से, और 100 से ज़्यादा हार्ड डिस्क गायब है। तो मुझे ये लगता है कि जब ये हिंसा हुई, युवा ब्रिगेड ने जब पूरे काठमांडू को कंट्रोल में लिया, तो उसमें कई साजिशों ने भी काम किया है। यानी उस हिंसा की आड़ में जिसको जो करना था और जिसकी जहां तक पहुंच थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जिनमें उन्होंने अपने अतीत को मिटाने के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड नष्ट किए होंगे, चाहे वो किसी की जान पहचान और मिलीभगत से हुए हों, चाहे वो साजिशन हुए हों। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नेपाल के इन तमाम चीज़ों को ढर्रे पर आने में वक्त लगेगा। पुलिस की हालत देख लीजिए क्या है, क्योंकि होटल में आग लगी, होटल में बहुत सारे पैसेंजर्स का सामान जल गया। हिल्टन होटल था, 5 स्टार होटल था, पिछले साल ही बना था, पूर्व प्रधानमंत्री का बताया जा रहा है वो होटल। वहाँ पर जो सामान गायब हुआ उसकी पुलिस रिपोर्ट लिखवाने के लिए जब लोग गए, या जो दस्तावेज गायब हुए गए, तो पुलिस ने ये कहा कि हम अभी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पुलिस स्टेशन फंक्शनल ही नहीं है, यानी हम एफआईआर दर्ज करने की स्थिति में ही नहीं है, रिपोर्ट लिखने की स्थिति में ही नहीं है, तो अभी ये काम नहीं हो पाएगा। तो इससे सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगाइए रोमाना कि नेपाल में सब कुछ जो है वो अभी राम भरोसे चल रहा है और कोई भी ऐसी चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट करने वाले तमाम दफ्तरों को आग की भेंट किया जा चुका है। इसीलिए देखिए, अब जिस तरीके की जानकारियां आप साझा कर रहे हैं, उसके बाद बहुत से लोगों के मन में ये बात भी आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरा का पूरा आंदोलन जिसका नेतृत्व जेनजी की तरफ से किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेनजी जो है वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए और ऐसे में असली खेल जो है वो किसी और शातिर खिलाड़ी का था जिसने अपने फायदे के लिए ये तबाही नेपाल में मचा दी। और अब नेपाल वही संकट के बादल जिसमें घिरा हुआ है, और बादल जब बरसेंगे तो फिर मौसम नेपाल का खुलेगा, फिजा खुशनुमा होगी, या फिर संकट के बाद आएगी और मुश्किलों वाली बाढ़ नेपाल में। इसको लेकर तो अभी समय ही फैसला कर पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।